हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग कक्षा 10 की मैथ का तीसरा चैप्टर यानी दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन समझेंगे कि ये होता क्या है। लेकिन उसके पहले दिवाली का त्यौहार कल है और खूब हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाओ। आसपास के लोगों को भी खुशियाँ बांटो। प्रयास करो कि अगर कोई तुम्हारे आसपास ऐसा ना हो कि उसको दिवाली दुख भरी लगे। सबके लिए खुशियाँ लेकर आओ। पढ़ो भी साथ साथ ना, हर आदमी के चेहरों पर मुस्कान ले आओ। ऐसा कुछ काम करो। देखो, पढ़ भी हम लोग उसी लिए ही रहे हैं ना कि हर आदमी को खुश रखें। प्रयास यही करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस दिवाली की खुशियाँ बांटो। तब तक अब आगे अपना चैप्टर देखो। और देखो, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण पढ़ने से पहले हम लोग फिर वही पुरानी चीज पे अपने चलते हैं कि चर जानते हैं और अचर। बताने की कोई बात नहीं है कि चर बेटा क्या होते हैं, जो एक्स वाई जेड होते हैं, और अचर क्या होते हैं, जो नंबर्स होती हैं। तो आज हम लोग ना देखो, एक शब्द पहले ये समझेंगे इक्वेशन का मतलब क्या होता है। देखो, बताया था ना कि चर राशि वाले समीकरण का मतलब ये होता है कि कोई चीज उसके बराबर है। ये तो इक्वेशन आया, इसके उसका मतलब ये हुआ ना कोई चीज उसके बराबर है। तो सबसे पहले यानी हम एक ऐसे व्यंजक को पढ़ने चल रहे हैं जिसमें एक चर राशि हो, यानी ऐसे समीकरण जिस समीकरण में चर एक होते हैं। ऐसे समीकरण, पहले तो मैंने क्या कहा कि पहले हम लोग बेटा जानते हैं कि एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो क्या बताया कि ऐसे रैखिक समीकरण जिनमें केवल एक चर हो और उस चर की घात क्या हो, एक हो, मैक्सिमम। जैसे यहां मेरे पास क्या हो गया, ax+7 है ना। ax+7 = 0। ध्यान दो, इस पूरे व्यंजक में केवल एक चर x है। दूसरा एक समझते हो कि जैसे यहां लिख दिया गया ना 5 और z और +5 = 0। देखो, इसमें केवल एक ही चर इस्तेमाल हुए हैं। तो ऐसे समीकरण जिनमें केवल एक ही चर आते हैं और ये जो समीकरण का ये है, ये नॉट = 0 होता है। और यक्ष की घात कितनी होती है, एक होती है। उसे हम लोग एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या बताया कि ऐसे समीकरण जिनमें केवल एक चर हो और उस चर की घात एक हो। जैसे यहां 4x-5 दिखाई दिया ना। तो बेटा इसमें x देखो एक अकेला चर है और इस चर की घात कितनी आई है, एक। तो ऐसे व्यंजक को हम लोग क्या बोलेंगे कि वन वेरिएबल यानी एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण। क्या वेरिएबल, एक वेरिएबल। यानी अब एक वेरिएबल में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जैसे कोई तुमसे पूछ लिया, अच्छा ये बताओ 3y-5 का वेरिएबल है, फट से पकड़ो, एक अक्षर है। तुमसे कोई पूछ लिया 4x-7 लिखा है, कै वेरिएबल है सर, एक वेरिएबल है। ऐसे समीकरण को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण। कोई दिक्कत दिख रहा है, बढ़िया ना। अब हम लोग बेटा अगली चीज पर चलते हैं। एक चर राशि वाला तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। एक चर राशि वाले में क्या बताया कि केवल एक चर होते हैं, जिसको हम लोग कक्षा 9 में पढ़े थे, एक चर राशि। अब हम लोग ना इसी में दो चर जोड़ते हैं, यानी ऐसा कोई समीकरण जिसमें दो चर आए। जैसे हो गया 4x-3y बराबर कुछ भी है, या +7 = 0 है। यानी ऐसा कोई समीकरण बेटा जिसमें दो चर इस्तेमाल हो। जैसे देखो x और y, और दोनों चरों की घात कितनी हो, एक हो। देखो, कहीं स्क्वायर मैंने नहीं लगाया, रैखिक का मतलब ही होता है कि उसकी घात चर की कितनी हो, एक हो। तो ऐसा कोई समीकरण जिनमें क्या
जिनमें चर की घात 1 होती है उसे हम लोग रैखिक बोलते हैं। जब एक चर रहेगा तो एक चर राशि वाले, और द्विचर आ गया भैया मेरे तो द्विचर राशि वाले रैखिक समीकरण। तो ये क्या हो गया। दूसरा ना, कोई आदमी अगर इसी का व्यापक रूप पूछता है तो वो होता है ax धन by प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, इसमें एक चर तुम्हारा x हो गया, दूसरा चर तुम्हारा y हो गया, और ये तुम्हारा अचर पद यानी कांस्टेंट हो गया। एक वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y, यानी 2 वेरिएबल हुए, और सबकी पावर कितनी है, एक एक। इसका मतलब ये हो गया क्या, 2 वेरिएबल और 1 डिग्री थी तो लीनियर इक्वेशन, यानी ये पूरा बना क्या क्या 2 वेरिएबल और कैसा, लीनियर इक्वेशन। अभी पेयर ऑफ लीनियर नहीं हुआ है। पेयर ऑफ लीनियर मतलब कि युग्म नहीं बना है। ये तो समझ में आ गया, दो चर राशि वाले। कोई दिक्कत, कितने चर होंगे, 2 चर होंगे, पी क्यू आ गया, एक्स वाई हो गया, आर एस हो गया, एम एन हो गया, कुछ भी है तो केवल 2 चर हों। जैसे ना तुम लोग सोचते हो कि 4s आ गया और 3t आ गया, धन 5 आ गया, तो सर ये नहीं है भैया, है एस टी एम एन पी क्यू आर एस, कोई भी इस तरीके से आ रहा है। 2 चर अगर उसमें हो रहे हैं तो वेरिएबल है। अब देखो, मैं यहाँ इसके बाद समझ में आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो ना तो बेहिचक तुरंत बताया करो कि हाँ ये चीज ऐसी है, यहाँ मेरे समझ में नहीं आया है, बस कुछ नहीं। मैथ का मतलब कुछ नहीं, केवल कॉन्सेप्ट समझो बस। देखो, अब वेरिएबल 2 वेरिएबल तो समझ में आ गया, लेकिन मैंने एक चीज कहा ना कि चैप्टर में लिखा गया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण तो आए समझ में, क्या होते थे, 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण ऐसे होते थे जिसमें द्विचर होते थे, एक्स वाई, 3x धन 4y बराबर 5, 3x धन 4y प्लस 7 बराबर 0 आ गया। अब एक अगली चीज कि जब बेटा इसी समीकरण के जैसा ही कोई और एक समीकरण आ गया, जैसे कि ax धन या यहाँ 4x धन कितना 5y बराबर 7, एकदम इसी की कैटेगरी का, एकदम इसी के चर का कोई दूसरा चर भी ना आए, तो यहाँ 5x धन 7y बराबर 9, तो इसे कहते हैं पेयर, युग्म कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। और अगर इसी में ना कोई आदमी गलती से यहां लिख दिया P और पूछ रहा है सर क्या यह रैखिक युग्म है, तो कह देना ना बाबा ना, यह रैखिक युग्म नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसका युग्म तो हो है, लेकिन यक्स वाला युग्म, यहाँ यक्स वाला पेयर, यहाँ यक्स वाला जोड़ा यहाँ नहीं मिल रहा है। यहाँ यक्स है और यहाँ पी है। अगर दोनों में यक्स यक्स होता तब तो मैं मान लेता कि यहाँ ये रैखिक युग्म है, लेकिन यहाँ पी आ गया तो ये रैखिक युग्म नहीं है। एक दूसरी चीज कह रहा है कि सर यहाँ यक्स है लेकिन यहाँ तुम्हारा यन हो गया। अब सर ये युग्म है नहीं। रैखिक युग्म तभी होगा 100 में से एक बात कि दोनों में वेरिएबल सेम हो बस, और कोई बात नहीं, नो यानी बकवास कुछ नहीं, यानी एक भी पैसे की कोई इधर उधर खींचाता ही नहीं। अगर दोनों पेयर में, दोनों इक्वेशन में वेरिएबल एक होंगे तो वह 2 चर राशि वाले पेयर युग्म आया, नहीं तो ना बाबा। इतना तो समझ में आ गया। अब ना हम इसी में, इसमें भी एक कंडीशन होती है, इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो व्यापक रूप इसका होता है बेटा a1x प्लस b1y इजिकल टू 7 या प्लस c इजिकल टू 0। और अगला जो इसका युग्म है वो होता है भैया मेरे a2x प्लस b2y और प्लस c2 इजिकल टू 0। ये हो गया इसका व्यापक रूप। लेकिन एक चीज कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्या क्या कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्या कभी भी नहीं होना चाहिए तुम्हारा मुंह।
इसमें क्या कि इसमें भैया मेरे कभी भी A1 या A2 नॉट इजकल टू 0 हो, हमेशा हो, कभी ऐसा ना हो कि A1 बराबर 0। चलो एक लड़का कह रहा था, चलो मैं पहले लिख देता हूं, B1 और B2 भी कभी बराबर ना हो किसके, 0 के। अगर ऐसा है तभी वह है वेरिएबल, और कैसा, टू वेरिएबल। चेक कर लो, क्यों सर आप इसको बोल रहे हैं कि ये सर, मान लो A1 की जगह हो ही गया, A1 की जगह हो ही गया, ये है A1x और ये है B1y और प्लस ये है C1 इक्वल टू 0। अब सर जी अगर इसमें A1 बराबर 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, A1 बराबर 0 आ गया भैया मेरे लल्लू, तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ A1 की हो जाएगा 0 गुणे x, 0 गुणे x धन कितना B1y और धन कितना C1 इक्वल टू 0। अगर 0 का गुणा x में कर दोगे तो क्या डबल 0 कि x 0, नहीं, कुल मिला करके 0। और यहाँ आ गया क्या, B1y प्लस कितना C1 बराबर 0। अरे 0 किसी में जोड़ोगे कोई परिवर्तन नहीं, आ जाएगा B1y और धन कितना C1। अब ये अपनी खोपड़ी नचाओ और देखो इसमें कहाँ टू वेरिएबल आया, अरे एक ही वेरिएबल तो y केवल है, x कहाँ गया तुम्हारे मुंह में। तो इसका मतलब सर अगर A1 बराबर या A2 बराबर या B1 बराबर या B2 बराबर कोई चीज बराबर अगर 0 आ गया तो वह टू वेरिएबल, वह टू वेरिएबल नहीं होगा। अब चलो इतना तो समझ गए ना टू वेरिएबल में क्या होता है। तो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इसमें बेटा अगर तुम्हारे पास कोई पेयर होते हैं तो उनकी 3 शर्तें जानना जरूरी होता है। अगर मेरे पास कोई रैखिक समीकरण है तो उनसे मिलने वाले बाबा साहब ग्राफ जो क्या है, जो भैया मेरे दादा मेरे ग्राफ बना के गए हैं ना, वो कह रहे थे कि अगर 2 रैखिक समीकरण होंगे, 2 वेरिएबल का कोई युग्म होगा तो उनका ग्राफ 3 कंडीशन फॉलो करता है। कौन कौन, एक तो दोनों को क्या करता है, काटता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों से बनने वाले ग्राफ ऐसे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों से बनने वाले ग्राफ एक के ऊपर एक बैठे हों, ऐसे भी। तो अगर दोनों युग्म से मिलने वाले ग्राफ इस तरीके से होते हैं, दोनों युग्मों से मिलने वाले ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होते हैं तो उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, या उसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर दोनों ग्राफ में, अगर ग्राफ में तुम्हें ऐसे दोनों अलग अलग सड़कियां दिखाई देगी तो समझ लेना कि ये दोनों रेखाएं कहीं एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल, यानी ये क्या है, समांतर रेखाएं। यानी युग्म से एक तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त हो, एक ऐसा हो सकता है समांतर, और एक होता है और कौन सा, संपाती, जिसे कहते हो कोइंसिडेंट। क्या कहते हो, कोइंसिडेंट। 3 तरीके के तुम्हें ग्राफ प्लॉट होंगे, लेकिन अगर क्या है, ये कैसे कैसे, कब कब, कहाँ कहाँ, क्या क्या क्या, कैसे कैसे, कब कब, कहाँ कहाँ, क्या क्या। देखो अगर मेरे पास कोई एक युग्म है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अगर कभी ऐसा हो जाए कि देखो जो इनका कॉफिशिएंट है A1 अपान A2 बराबर नहीं होता है किसके, B1 अपान B2 के। अगर कभी ऐसा हो जाए कि A1 अपान A2 नहीं बराबर है किसके, B1 अपान B2 के, B1 अपान B2 के, तो हम लोग कहेंगे भैया मेरे ये प्रतिच्छेदी रेखा दिखाएंगी। कैसी रेखाएं, और ये केवल एक इनके हल होंगे। केवल कितने हल, एक हल होंगे।
कब? ये प्रतिच्छेदी रेखाएं दिखाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन शो करेंगे और ये केवल एक हल बताएंगी। इनके केवल क्या होंगे? इनके केवल एक हल होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन। कब? इंटरसेक्टिंग लाइन। कब? जब दोनों पेयर में A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, तब। समझ में आ गया? जैसे कोई समीकरण है ना, 3x + 4y = 7 या +7, और अगला है 5x - 6y और इजकल टू, या यहाँ कर दो 7y इजकल प्लस यहाँ 5 इजकल टू 0। ये भैया मेरे A1 था, ये A2 था, तो 3/5 नहीं बराबर है 4/7 के। इसका मतलब इससे जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। समझ में बात आई? आई समझ में? आया समझ में? नहीं आया तो फिर से एक बार रिवर्स करके देख लो। दूसरी एक चीज क्या बताया कि जब कभी ऐसी कंडीशन हो जाए, क्या हो जाए? क्या हो जाए कि A1/A2 गधा राम बराबर हो जाए B1 और बराबर हो जाए C1/C2 के। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, क्या हो जाए? ऐसी कंडीशन की तीनों एक दूसरे के क्या हो? बराबर हो। तो तीनों अगर एक दूसरे के बराबर होंगी तो कह देना कि वो हैं समपाती रेखाएं। क्या है? समपाती रेखाएं। यानी कैसी हैं? समपाती हैं, कोइंसिडेंट हैं। क्या है? कोइंसिडेंट है। क्या है? कोइंसिडेंट है। और उनके क्या होंगे? यानी ये समपाती हैं, आनुपाती हैं, और इनकी कितनी रेखाएं हो जाएंगी? यानी क्या इनके कितने हल होंगे? इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बात समझ में आ गई? आया समझ में? समझ में आया बेटा कि नहीं आया? कोई दिक्कत? क्या बताया कि जब A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 की और बराबर हो जाएगा C1/C2 के, तो वो क्या होंगी? कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कैसी लाइन होंगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। और उनकी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगी। लेकिन लास्ट में एक और कहानी है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये बराबर ना हो तो कौन सी रेखा बनेगी ग्राफ पे? समांतर रेखा बनेगी। कैसी रेखा बनेगी? समांतर। और इनके कोई भी हल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो सीधा सीधा ऐसे जाएगी। हाँ, वो कहीं क्या नहीं होगी, बच्चे न होते मुंह में चला जाता हाथ। देखो कैसी होगी, वो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये चार सारी चीजें एक बार रिवीजन कर लेना तुम लोग। और देखो अब हम लोग फिर से एक बार सुन लेते हैं कि एक चर राशि वाले में एक चर होते हैं, दो चर राशि वाले में दो चर होते हैं। अगर दो चरों का कोई एक क्या आ जाए, दो चरों का कोई एक समीकरण बन जाए और दो समीकरण बने तो उसे कहते हैं युग्म कहते हैं। लेकिन उनकी घात x की, y की, यानी चर की, वेरिएबल की एक से अधिक ना हो। दूसरी चीज A1/A2 या B1/B2 कभी 0 ना हो, तो उसे कहते हैं दो चर राशि वाले रैखिक युग्म समीकरण, पेयर लीनियर इक्वेशन। अगली चीज कि अगर इन समीकरणों में A1/A2 जो उनके व्यापक रूप हैं, उनकी अगर नॉट इक्वल टू हो B1/B2 के, तो इंटरसेक्टिंग लाइन शो करेंगे। अगर A1/A2 इक्वल टू हो B1/B2 के, इक्वल टू हो C1/C2 के, तो कैसी लाइन? तो कैसी लाइन? तो क्या कोइंसिडेंट। वेरी गुड, शाबाश। और अगर ये A1/B2 बराबर तो हो B1/B2 के लेकिन ना A1/A2 बराबर तो हो B1/B2 के लेकिन ना बराबर हो C1/, तो कह देना सर इनके कोई हल नहीं होंगे। इस तरीके से बेटा इस चैप्टर की यहीं से शुरुआत हो गई है। अब हम लोग अगले पार्ट में लगातार ऐसे सतत रूप से जुड़े रहना, पढ़ते रहना। हर पार्ट में तुमको मैथ का एकदम एकदम कंटिन्यूअसली कॉन्सेक्यूटिव ऑर्डर में चलता रहेगा ना, एक के बाद एक पार्ट, एक पूरा चैप्टर तुम लोगों को बताया जाएगा। इसीलिए कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर करो, और जिससे बोर्ड एग्जाम के 20 दिन 25 दिन पहले ही हम लोग पूरे सिलेबस से परिचित हो जाएं, और वो भी हर क्वेश्चन के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। मनाओ दीपावली, खुशियों का त्यौहार, हर्षोल्लास लाए तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए अच्छे रिजल्ट आए। धन्यवाद बेटा।